नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आज हम आपके लिए एक नया मुद्दा लेके आए हैं जो बर्निंग इशू है, जो आजकल चल रहा है। आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस। यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह का सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, सेम काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन भारत ने भी फेस किया था 1991 में। और हमारा जो दोस्त है पाकिस्तान, वो भी कुछ श्रीलंका का जो एडॉप्टेड रास्ता है जिससे कि ऐसा सिचुएशन आया है, वो उसी रास्ते पे वो भी चल रहे हैं। तो आज के डेट में जो श्रीलंका का स्थिति है, वहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे राजपक्षा, उन्हें रिजाइन करना पड़ा। कंट्री में इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और ये सब आखिर क्यों हो रहा है? लाखों लोग स्ट्रीट पे आ गए हैं, फूड का वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आर्मी की निगरानी में। तो भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फूड का प्राइस बहुत बढ़ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। तो आज अगर ब्रेड का बात करें, जो हम एक लोफ ऑफ ब्रेड खाते हैं, तो उसका प्राइस वहां पे 130 रुपए पर पैकेट है। और अगर आप मिल्क पाउडर के बारे में बात करें तो 1 केजी मिल्क पाउडर 1900 रुपए में मिल रहा है। जो राइस का प्राइस है 220 रुपए है, व्हीट का जो प्राइस है 190 रुपए है, चीनी का प्राइस 250 रुपए के आसपास है। तो इतना दाम आखिर कैसे बढ़ गया? और इतना हो गया तो फिर अफोर्ड कैसे कर पाएंगे लोग? तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही खराब सिचुएशन है, जिसमें कि लोग, हजारों लोग, लाखों लोग स्ट्रीट पे हैं और गवर्नमेंट पूरा उथल पुथल हो गई है। हर जगह वो जा जाके पैसे मांग रहे हैं श्रीलंका के आज के डेट में गवर्नमेंट जो है। तो आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पे कंप्लीट चर्चा हम करेंगे। कंप्लीट चर्चा, जो आपको प्रेजेंट क्या है वो भी बताएंगे। और ऐसा सिचुएशन आया तो क्यों आया? क्योंकि कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा, ठीक है, तभी आया। लेकिन एक इंफॉर्मेशन अंदर डाइव करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यह पहली दफा नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट ओकेजन जबकि श्रीलंका इस सिचुएशन में पहुंचा। हां, ये जो सिचुएशन है सबसे गंभीर सिचुएशन है अभी तक के, 1948 के बाद अभी तक का सबसे खराब सिचुएशन है। लेकिन इस तरह का सिचुएशन इससे पहले लगभग 16 बार, 16 टाइम्स श्रीलंका ऑलरेडी फेस कर चुका है और 16 टाइम आईएमएफ ने उसे बेल आउट किया है, ठीक है। तो ये नया बात नहीं है श्रीलंका का। इसका मतलब है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंकन लीडर कुछ जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सही नहीं है। तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वन बाय वन, ठीक है। तो अभी पहले मैं इमीडिएट कॉज जो है वो आपको बताता हूं। तो देखिए, श्रीलंका एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट रहती है, ठीक है, निर्यात बहुत करती है, बहुत बाहर से चीजें लाती है। तो बाहर से चीजें इंडिया में भी आता है, लेकिन हम इंडिया में वैसा चीज लाते हैं जो कि हमारे यहां पे नहीं होता है, ठीक है। किस तरह का चीजें? तो हम लोग मशीनरी लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लेके आते हैं, और भी इस तरह का जो चीजें हैं वो सब हम लोग लेके आते हैं। आमतौर पे जो नॉर्मल कमोडिटीज है उसके लिए हम बाहर कंट्री से बहुत डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन श्रीलंका का केस ये नहीं है। श्रीलंका बेसिक मिनिमम कमोडिटी के लिए बाहर से डिपेंडेंट है। चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, उसके लिए बाहर से इंपोर्ट करो भाई साहब। चीनी हो, जो पहले खुद प्रोड्यूस करते थे, अब वो भी बाहर से कर रहे हैं। क्रूड ऑयल है, वो भी बाहर से करना पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, वो भी बाहर से लाना पड़ रहा है, जो भी दवाई है, जो भी चीज है, ठीक है। इनफैक्ट जो पेपर है वो भी बाहर से वो लोग खरीद के लाते हैं। और पेपर नहीं होने के कारण से न्यूज़पेपर का बहुत सारा जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बंद हो गया कि पेपर ही नहीं है। और वो तो छोड़िए, वहां पे जो एग्जामिनेशन होना था, जैसे हमारे यहाँ 10th और 12th का एग्जामिनेशन होता है, वैसे वहां पे भी एग्जामिनेशन होता है। उस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया गया है। उसका रीजन दिया गया कि भाई हमारे पास सब पेपर ही नहीं है और पेपर खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है कि हम यहां पे कुछ बढ़िया कर पाए, एग्जाम ले पाए। तो उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है कि इसको सपोर्ट कर पाए। अब चीज क्या है कि एक सवाल आता है कि प्रिंट क्यों नहीं कर लेते हो? जब हमारे पास ही, हम ही को प्रिंट करना है, सरकार ही प्रिंट करती है, तो प्रिंट क्यों नहीं कर लेते हो? तो एक चीज का ऑलवेज ध्यान रखिएगा, प्रिंट करना उपाय नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप विदेश से कोई सामान खरीदते हैं, कोई फॉरेन कंट्री से सामान खरीदते हैं, तो आपको फॉरेन कंट्री के करेंसी में देना होगा, डॉलर्स में देने होंगे आपको, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए?
फॉरेक्स रिजर्व चाहिए, लेकिन अब श्रीलंका जो है उसका अगर आप देखेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व ऐसा दिखेगा, ठीक है। 2020 से 2021 जुलाई तक का ये है, लेकिन मैं अभी जनवरी तक का आपको बताता हूं, ठीक है, फरवरी तक का, कि उनके पास बहुत कम, नियर अबाउट 2.3 बिलियन डॉलर्स मात्र बचे हैं एज ए फॉरेन रिजर्व, जो कि सफिशियंट है सिर्फ एक महीने का इंपोर्ट, जो बाहर से सामान खरीद रहे हैं उसका इंपोर्ट को के लिए, जो सफिशियंट है सिर्फ 1 मंथ के लिए। यह तो पहला बात हुआ। दूसरा है कि श्रीलंका कहते हैं लोग कि कह रहे हैं कि डेट ट्रैप में फंस गया है, ठीक है, कर्ज का जो जाल है, जंजाल है, उसमें फंस गया है। तो कर्ज लिए हो तो कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो विदेशी कंट्री से बहुत कर्ज लिया है, इंडिया से भी कर्ज लिया है, IMF से कर्ज लिया है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, चाइना से कर्ज लिया है, ठीक है, बहुत सारा कर्ज चाइना से लिया है। तो भाई वो कर्ज भी चुकाना है आपको, ठीक है, कोई फ्री में तो आपको पैसे नहीं देते हैं ना, कर्ज चुकाना होगा आपको, तो वो कर्ज भी उन्हें चुकाना है। और इस जून महीने तक उन्हें $4 बिलियन का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल चुकाना है। पैसे हैं नहीं उनके पास। तो ये सब चीज जस्ट बिकॉज कि उनका जो डॉलर का जो रिजर्व था, जिसको कि फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, उसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, जो हार्ड करेंसी है उनको रखा जाता है, ठीक है, वो सब का सब, पूरा का पूरा आपका, ठीक है, पूरा सब का सब, पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया है, खाली हो गया है। तो जब पैसे ही नहीं है तो बाहर से सामान ही नहीं खरीद पा रहे हैं, और जब बाहर से आप सामान नहीं खरीद पाओगे तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा उस कमोडिटी का, और जब कमी हो जाएगा तो रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, कि खरीदने वाले बहुत लोग हैं, सामान है कम, तो ऑटोमेटिक है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसीलिए वहां पे जो सामान है वो 130 रुपए में ब्रेड मिल रहा है, 220 रुपए में चावल मिल रहा है, गेहूं 190 रुपए में मिल रहा है, मिल्क पाउडर इतना में मिल रहा है, ठीक है, 1900 रुपए मिल रहा है, इतना महंगा हो गया। ऊपर से मिलिट्री को रखना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि लोग को डर है कि कहीं अटैक करके सब लेके ना चले जाए। फाइन, तो अब ये सब चीज एक ये है। तो अब इमीडिएट हेल्प क्या मांगा है, एक तो पहली बात सरकार रिजाइन कर दी, लेकिन सरकार रिजाइन करना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन होता है कि भाई आप पैसा नहीं है तो पैसे का इंतजाम करो। तो श्रीलंका कैसे पैसे का इंतजाम करना अभी कोशिश कर रहा है, उसके बारे में मैं बताता हूं, ठीक है। तो वैसे तो उन्होंने बहुत लोगों से हेल्प मांगा, इंडिया से हेल्प मांगा, चाइना से मांगा, EU से मांगा, डेवलप्ड कंट्री जो है उनसे मांगा, IMF से मांगा, ठीक है। जैसे इंडिया में, इंडिया ने पिछली साल उनको $1 बिलियन, 1 बिलियन लगभग 7500 करोड़, 7500 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन उन्हें सप्लाई किया था। ऊपर से $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी किया, और $500 मिलियन अतिरिक्त मोदी जी ने उन्हें दिया। और किस चीज के लिए, फूड ग्रेन को ये करने के लिए। और रिसेंटली उन्होंने, जो ऑयल की भी कमी हो गई है वहां पे, डीजल पेट्रोल, तो इंडियन ऑयल की जो सब्सिडी है वहां पे, कहां पे, श्रीलंका में, वो उन्हें लगभग 50 मेट्रिक टन, उनको 500 मेट्रिक टन उनको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये सपोर्ट, लेकिन इसके बाद भी उन्हें $1 बिलियन और का सहायता चाहिए। देखिए कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, मैं आगे कहानी बताऊंगा, कुछ साल पहले यही कंट्री था जब वो अपने आप को ऐसे करके खड़ा हुआ करता था, भाई कुछ नहीं, हम चाइना की तरफ जाएंगे। आज देखो कटोरा लेके भीख ले मांग रहे हैं हमारे कंट्री से। मोदी जी इज वेरी जनरस कि उनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी जनरस, पैसा दे रहे हैं, ठीक है। चाइना के पास भी गए हैं, तो चाइना पे उन्होंने ये बोला है कि पहले बात तो हम जो बहुत कर्ज लिए हैं साहब आपसे, तो आप मेरा जो कर्ज है उसको रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट्स आपको देने हैं, वो इंस्टॉलमेंट को रीस्ट्रक्चरिंग की थोड़ा कम कर दे, थोड़ा इंटरेस्ट कम कर दे, या जो डेट 10 तारीख को देना है उसको डेफर करके अगले महीने कर दे, 3 महीने बाद कर दे। इस तरह का चीजों को क्या कहते हैं आप, जो रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। और $2.5 बिलियन का एक्स्ट्रा हेल्प उन्होंने चाइना से भी मांगा है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी गए हैं। वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी पैसा देता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो वो भी पैसा देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो जो पैसा देते हैं तो वो सिर्फ पैसा तो देते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी रहता है। कंडीशन क्या रहता है कि आप अपने कंट्री में रिफॉर्म्स लाएंगे। कौन सा रिफॉर्म? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया में 1991 का रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था। वो पॉलिसी क्या था? जब आईएमएफ ने भारत सरकार को कहा था कि मैं पैसा तुम्हें तभी दूंगा जब तुम रिफॉर्म लाओगे, तो मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, कंट्री को ओपन कर दिया। और आज जो उसके बदौलत आप इतना अचीवमेंट हमने जो इकोनॉमी में किया है वो 1991 के रिफॉर्म के बदौलत ही किया है। तो वही चीज चाह रहा है आईएमएफ कि भाई श्रीलंका वाला भी करे। तो लेकिन ये जो रिफॉर्म लाना, पैसे लेना, इसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसके कारण से ये सिचुएशन है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये बताया कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो अब एक सवाल अपने दिमाग में आता है कि आप बोलोगे कि भाई वो पैसा कमाते नहीं है क्या श्रीलंकन्स? पैसा कमाते नहीं है क्या श्रीलंकन की? ऐसा सिचुएशन हो गया, इतना घटिया सिचुएशन। तो देखिए उसका अर्निंग का मोड क्या है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेजरली उसका जो अर्निंग या किसी भी कंट्री के अर्निंग का जो मोड होता है वो हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग खुद प्रोड्यूस करो, ठीक है, एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करोगे बाहर में, अगर मैं सामान भारत में बनाता हूं, बाहर में बेचूंगा तो मुझे तो डॉलर मिलेंगे, तो क्या होगा? फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, ठीक है। टूरिज्म, विदेशी टूरिस्ट हमारे इंडिया में आएंगे तो क्या होगा? यहां पे डॉलर लेके आएंगे, रुपये में खर्च करेंगे, तो डॉलर आया कि नहीं आया हमारे पास, तो फॉरेक्स बढ़ा। सिमिलरली जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जो विदेशी मुल्क में भारतीय आदमी रहते हैं, वैसे ही श्रीलंका के बहुत लोग हैं, जो तमिल लोग हैं या और भी लोग हैं, बाहर अमेरिका में रहते हैं या बहुत डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, तो वहां से क्या करते हैं? वो पैसा भेजते हैं। तो भेजते हैं तो फॉरेन करेंसी में भेजते हैं, डॉलर, यूरो में, पाउंड में भेजते हैं। तो वो जो पैसा है वो जमा होता है तो फिर फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। तो ये 4 तरीका मोस्टली उनके पास है जिससे कि उनका फॉरेन रिजर्व बढ़ा रहता था। तो अचानक से फॉरेन रिजर्व सफिशिएंट था, तो अचानक से इसमें इशू क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया, उसके बारे में भी जानकारी मैं देता हूं। तो देखिए क्या हुआ कि 2019 उनका जो मेजर पैसा आता था वो टूरिज्म से आता था। श्रीलंका मेजर दुनिया का सबसे हॉटस्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया था। लेकिन 2019 में ईस्टर के दिन में वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 200 से अधिक लोग मारे गए। जो पकड़े गए वो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट लोग कहलाए, ठीक है। तो उसके कारण से सेंटिमेंट खराब हो गया, क्योंकि याद रखिए कोई कहीं वेकेशन पे जाता है, टूरिज्म मतलब क्या, वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप मौज मस्ती करने जा रहे हो, लेकिन वो जगह ही सिक्योर नहीं है तो आप जाओगे क्या? तो वही चीज हो गया, उसके कारण से उनका सीवियरली डेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 2019 तक ठीक था, ठीक है, 19 में भी कम आया क्योंकि ईस्टर हुआ, तो ईस्टर के बाद लोग नहीं आए इसीलिए कम दिख रहा है आपको। और 2020 में बहुत कम हो गया। और उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आपको आ गया कोरोना, ठीक है, कोरोना आ गया। और कोरोना के कारण क्या हुआ? हर चीज बंद, टूरिज्म बंद, मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, सब चीज बंद, कंप्लीट लॉकडाउन पूरा वर्ल्ड का हो गया। तो श्रीलंका इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो टूरिज्म का और पैसा घट गया, मतलब अब तो डॉलर कमा ही नहीं पा रहा है साहब, ठीक है। दूसरी बात चीज हुई कि बहुत लोगों ने अपना एम्प्लॉयमेंट खो दिया। बहुत लोग स्केप्टिक हो गए कि भाई हमारे पास जो पैसे हैं अगर उसको हम भेज दें वापस घर या जो भी करें तो उसके कारण से हमें प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरे जगह भी, अमेरिका भी बंद था, हर जगह बंद था। तो उसके कारण से रेमिटेंस जो उसको हर साल जो आता था, लगभग 7 बिलियन डॉलर पर ईयर रेमिटेंस रिसीव करते थे, वो घट के हो गया आपको 4.5 बिलियन डॉलर और बाद में इससे फर्दर डिक्रीमेंट हो गया। तो अब रेमिटेंस से जो हम कमा रहे थे पैसा, जो अब फॉरेक्स रिजर्व सफिशिएंट रहता था, वो खत्म हो गया, ठीक है, वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी इशू हुआ। दूसरा चीज कि एक्सपोर्ट में वो बहुत सारे मतलब जो प्लांटेशन प्रोडक्ट, रबर, इस तरह का चीज को एक्सपोर्ट करते हैं। और बहुत एक मेजर एक्सपोर्टर एपरल्स के भी है, जो कपड़े का भी एक्सपोर्टर अच्छा खासा है वो, ठीक है। तो कपड़े को भी, लेकिन जो लॉकडाउन के कारण से वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा दुनिया का में एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो तुम्हारे यहां से क्यों एक्सपोर्ट होगा? ऐसा क्या स्पेशल चीज बना दे रहे हो कि तुम्हारे यहां से कोई खरीदेगा? तो बात साफ थी कि कुछ नहीं हुआ। उसको जो भी माध्यम से, मीडियम से वो पैसा कमा सकता था, वो हर एक मीडियम बंद हो गया। टूरिज्म बंद, एक्सपोर्ट बंद, रेमिटेंस कम। तो भाई बहुत ज्यादा सीवियर क्राइसिस शुरू हो गया, ठीक है, इमीडिएट लेवल पे अगर आप देखते हैं। तो ये सब रीजन था, ये सब कॉज है जिससे कि आप कह सकते हैं कि
अभी का जो सिचुएशन आया है ये किया धराया है पिछले 2 साल का। लेकिन मैंने एक सवाल कहा था आपसे कि 16 बार ऐसा हो चुका है कि जब उन्हें बेल आउट का जरूरत पड़ा, तो भाई 16 बार बेल आउट का किसी कंट्री को जरूरत पड़ता है, इट्स अ बिग थिंग। ओके, तो हमें समझना पड़ेगा कि कोर रीजन क्या है। कुछ ना कुछ तो कंट्री में इशू है, तो हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल रीजन क्या है। ठीक है, तो याद रखिए जब 1948 में जब आजाद हुआ, ठीक है, आजाद हुआ ब्रिटिशर से, कौन, श्रीलंका, तो 3 चीज पे वो मोस्टली निर्भर था, एक रबर, एक कोकोनट और एक टी पे। ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स दे वे डिपेंडेंट ऑन। तो बड़ा ही प्रोस्पेक्ट था अच्छा कि कोकोनट से बहुत सारा कोकोनट ऑयल बना सकते हैं, रबर का डिमांड बहुत अच्छा था, टी का भी डिमांड यूरोप और हर जगह अच्छा था, तो प्रोस्पेक्ट बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था, ऑप्टिमिस्टिक थे वो लोग। ठीक है, तो यह भी सोचा गया था कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, 2-3 चीज पे ही डिपेंड करते हैं तो थोड़ा खतरा है, तो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उन्होंने सोचा था, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं पाया। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि अदर मोड भी डेवलप करे जहां से कि हमें रेवेन्यू जनरेट हो, पैसे जनरेट हो, इनकम जनरेट वो हो नहीं पाया। ठीक है, तो अब 1955 में क्या हुआ कि जो प्राइस, जो रबर का प्राइस, ठीक है, रबर का प्राइस, टी का प्राइस, जो प्लांटेशन प्रोडक्ट जो भी हैं उनका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में स्लंप कर गया, बहुत 2 गुना से भी ज्यादा नीचे गिर गया, 100 मतलब 50% से भी ज्यादा डिक्लाइन हो गया। तो इनको पैसा का बहुत लगा कि यार हमारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, जस्ट इसी चीज पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो दिक्कत हो गया। अब इस समय उन्होंने सोचा कि भाई इसको डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो 1960s में पहला बार 1955 में उन्हें बेल आउट का जरूरत पड़ा था। सोचिए इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा हुआ, तुम कितना इकोनॉमी तुम घटिया मैनेज कर रहे हो, थोड़ा सा ट्रिगर हुआ, प्राइस क्या घटा, तुम बेल आउट के लिए चले गए, कटोरे लेके चले गए कि भाई आईएमएफ पैसा दे, तो भाई आईएमएफ ने थोड़ा बहुत जो भी है दिया। ठीक है, उसके बाद 1960s में भी ये था कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन के लिटिल बिट, लेकिन ज्यादा नहीं हुआ। मतलब जितना भी एक्सपोर्ट से कमाते थे, सिर्फ उसमें से अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% 1960s के दशक का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ खर्च करते थे किस पे, आपको डेवलपमेंट वर्क पे, और रिमेनिंग जो पैसा होता था वो वेलफेयर स्कीम पे वर्क करते थे, फ्री बीज देते थे, उधार मतलब फ्री में तुमको ये दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं, फूड सिक्योर सब्सिडी, ऑल दिस थिंग्स, क्यों, इलेक्शन जीतने के लिए। ओके, अब उसके कारण से फिर गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है, लेकिन उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए उस टाइम में 1962 में उन्होंने नेशनल प्लानिंग काउंसिल बनाई, जैसे इंडिया में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसी तरह से वहां पे नेशनल प्लानिंग काउंसिल बना था, जो कि अच्छा गाइडेंस दिया, लेकिन सरकार ने नहीं माना। वहां के लोग ने फ्री में दे दो ऐसे किए, डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया। ठीक है, फिर 60s के एंड आते आते फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे आ गया। ठीक है, उसके बाद 1977 में जब पहुंचे वो, अब बोले कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, बार बार अटैक हो रहा है, तो उन्होंने फोकस किया, सबसे पहले इन सब चीजों पे फोकस किया। ठीक है, कि पहले एंटरप्रेन्योर, कि जो नए लोग, जो जिनको बिजनेस आइडिया कुछ है, उनको हम सपोर्ट करेंगे कि वो लोग बिजनेस में बढ़ा सके, फाइनेंस से हो या और भी इंक्यूबेशन का मेथड होता है जिससे भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा था कि वहां पे जो एग्जिस्टेंट बिजनेस है उनको भी हम सपोर्ट करेंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर को पुश करेंगे कि भाई तू डेवलप कर। फिर इकोनॉमी को अपना ओपन किया, बोला कि विदेश से हम एफडीआई लेके आएंगे, तो कुछ कंपनी था जिससे मोटरोला टाइप कंपनी, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई हम प्लांट बनाएंगे आपका वहां पे आपको श्रीलंका में। ठीक है, और उसके बाद बोला कि टूरिज्म को बढ़ावा दो, क्योंकि बड़ा खूबसूरत जगह है, कल्चरल सेंटर भी, बुद्धिज्म का बहुत रोल है, कल्चरल सेंटर भी है, तो वहां पे बोला टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और बोला कि हम लोग कुछ कुछ चीज को पिक करते हैं जिसमें कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट एक एडॉप्ट किया स्ट्रेटजी, जो हम लोग फ्री बीज, जो फ्री का दे देते हैं सब चीज, वो सब नहीं करेंगे। ये सब क्या किया गया, थिंकिंग में लाया गया। और मैं बता दूं 1977 से 1983 तक जो उनका नॉर्मल ग्रोथ रेट 2%, 2.2% रहता था, इस दौरान 1977 6 साल में ग्रोथ रेट उनका 6% रहा। कितना रहा, 6%।
और उन्होंने एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छा काम किया, टूरिज्म भी बहुत आने लगे एक्सपोर्ट में। इनफैक्ट एपेरल जो एक्सपोर्ट था उनका 2% के आसपास था, जो कि 21% हो गया, इतना बढ़ गया, आप सोचो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। और फ्रीज बीज में भी जो मुफ्त में सामान दिया जाता था वेलफेयर स्कीम के नाम पे, उसको भी उन्होंने बंद किया। तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। तो इंटरनेशनल मीडिया लोगों ने भी बोला कि भाई सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा डेस्टिनेशन ये बन सकता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक दुर्घटना घट गई। ठीक है, दुर्घटना यह घट गई कि वहां पे 1983 में सिविल वॉर हो गया। आपने नाम सुना होगा लिट्टे, LTTE। ओके, लिट्टे जो था उसके और नॉर्मल। तो अब देखो वहां पे क्यों हुई वो चीज भी आपको मैं बताता हूं। ठीक है, कि लगभग 75% पॉपुलेशन को सिन्हाला बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर जो एरिया है ना, ये सिन्हाला है। ठीक है, जो वहां पे बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, श्रीलंकन तमिल जो है, ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है वो श्रीलंकन तमिल का है पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद कुछ माइनॉरिटीज और रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, ये सब हैं उस जगह पे। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे आपको लगभग 11.2% पॉपुलेशन किसका है? तमिलियन पॉपुलेशन है श्रीलंका में, जो तमिल बोलने वाले लोग हैं। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चलता था। ये मेजॉरिटी सिन्हाला जो बुद्धिस्ट फॉलो करते थे और जो तमिलियन थे, उनके बीच में अच्छा खासा इथनिक क्लैश हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑलवेज बाय एंड लार्ज फॉलो इसी फेवर करती थी अगर देखा जाए उसका पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी चला, ये जो युद्ध चला 2009 में, जब उसका जो हेड था प्रभाकरन, उसको मार दिया गया। ये जो पॉलिसी मतलब जो सिविल वॉर तब तक चला। अब सिविल वॉर हो जाता है तो टूरिज्म भी इंपैक्ट हो गया बहुत सीवियरली। ठीक है, और उसके बाद डिफेंस पे आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। 1982 में डिफेंस पे 4.4% सिर्फ खर्च करते थे वो लोग, और लास्ट में जब 2000 के आसपास आते आते उनका 22% हो गया कि 2200 रुपए कमाते हो, 22 रुपए तुम्हें डिफेंस पे खर्च करना पड़ता है। वो भी डिफेंस एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए नहीं, अंदर में ही जो युद्ध चल रहा है उसके लिए। तो खर्च उसको पैसा मतलब कि नॉन प्रोडक्टिव काम में पैसा जा रहा है, डेवलपमेंट में पैसा नहीं जा रहा है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जब नया दशक आया तो ये 3 राष्ट्रपति 1 by 1 बने। ठीक है, महेंद्र राजपक्षा, ठीक है, मैत्रीपाल सिरिसेना एंड गोटाबाया राजपक्षा। ठीक है, तो याद रखिए जो करप्शन का लेवल श्रीलंका में वन ऑफ द हाईएस्ट है, और ये जो राजपक्षा फैमिली है, दे आर द मोस्ट करप्ट। फाइन, राजपक्षा जो है दे आर द मोस्ट करप्ट। 2005 से 2015 तक राजपक्षा रहा, इंडिया के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता था। ठीक है, तो राजपक्षा ये आया। अब राजपक्षा ये दोनों भाई हैं, अलग अलग नहीं, टाइटल सेम है, तो मतलब ये नहीं कि अलग इंसान होगा, दोनों सेम है। ओके, 4 भाई ये लोग हैं, और कहा जाता है ये 4 भाई मिलके, ठीक है, वहां का नियर अबाउट 65 to 70% बजट जो श्रीलंका का है, वो ये सिर्फ 4 भाई मिलके लगभग कंट्रोल करते हैं। राजपक्षा ब्रदर्स 4 भाई, यहां 2 है, 2 और हैं। ठीक है, तो पूरा ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, जितने भी पावरफुल बॉडी हैं, सब पे राजपक्षा का एक तरह से कब्जा है। ठीक है, बीच में लेकिन सरकार गिर गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इधर उधर तिक्रम लगाया जिससे कि सरकार गिर गया, तो सिरिसेना आ गया। क्योंकि ये आदमी जो राजपक्षा था, इंडिया का बिल्कुल फेवर नहीं करता था, चाइना का फेवर करता था। ठीक है, और बाद में सरकार परिवर्तन करना पड़ा, ये हुआ। तो फिर लास्ट में गोटाबाया राजपक्षा कौन बना अभी जो है प्रेसिडेंट, और उसका छोटा भाई क्या बन गया? प्राइम मिनिस्टर। सोचो, सब मिली भगत है, और दे आर द मोस्ट करप्ट फैमिली, पूरा को पूरा करप्शन। इनफैक्ट सिरिसेना ने एक बार यह भी कहा, सिरिसेना, एक और सिरिसेना था बाहुबली में, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, जिसके कारण लड़ाई हुआ में भी। ठीक है, तो सिरिसेना जो है, उन्होंने कहा कि 50% जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट है, 50% पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट आर टेंटेड, वो सब करप्शन में है। सोचो, ऐसा कंट्री फुल्ली करप्ट, तुम्हारा मैक्सिमम पैसा डिफेंस में जा रहा है, डेवलपमेंट का कुछ काम नहीं किए हो, करप्शन खूब ज्यादा है, सुधरे नहीं। कुछ दिन पहले जब ये गोटाबाया राजपक्षा जब बने तुमको प्रेसिडेंट,
तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ श्रीलंका जो है उसको एक स्पेशल ड्यूटी दिया। क्या दिया कि भाई खोदाई करो, पूरा करो, कि उसमें ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस लाओ जिससे कि हमारा पॉलिटिकल पोजीशन पावरफुल हो पाए, क्योंकि वो इथनिक लाइन पे लड़ते हैं तो इस तरह कुछ भी होगा तो पावरफुल होगा। और ये एक पहला कंट्री है श्रीलंका जिसमें कि ये जो आपका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इमेजिन, कोई कंट्री को आपने देखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? श्रीलंका इज एन एग्जांपल। तो आप सोच सकते हो कि ये कुछ लोग जो मिलके कितना खोखला बना दिए पावर को ग्रैब करने के लिए श्रीलंका को पूरी तरह से। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक डेथ ट्रैप में वो जबरदस्त फंस गए। तो ये है श्रीलंका का मैप। श्रीलंका में आप देख सकते हैं कि यहां पे एक पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम्बनटोटा पोर्ट उन्हें बनाना था। पोर्ट कोलंबो पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, इंडिया का भी जो ट्रांस नेशनल जो भी ये होता है शिपमेंट होता है मैक्सिमम कोलंबो से ही जाता है। कोलंबो एशिया का सबसे क्या कहा जाए ट्रैफिक हाई वाला पोर्ट में से एक है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा शिपमेंट होता है। तो हम विशाखापट्टनम से लेके कोलंबो जाते हैं, कोलंबो में फिर शिप चेंज होता है, फिर हम जाके अमेरिका या कहीं पे भेजते हैं। ठीक है, तो ये एक पोर्ट बहुत बड़ा मुद्दा था। अब ये पोर्ट को जब बनाना था तो सबसे पहले वो गए कहां पे? अमेरिका में। तो अमेरिका में ने मना कर दिया कि मैं नहीं बना रहा भाई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि पोर्ट वाइबल नहीं है, पैसे उतना निकल नहीं पाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ठीक है, फिर उन्होंने इंडिया को भी प्रपोजल दिया कि भाई पोर्ट का, तो इंडिया ने भी बोला कि यार नहीं यार हम नहीं बना पाएंगे, ये है। देन वो लोग चले गए चाइना के पास कि बोले चाइना, तो चाइना क्या है कि बोला कि बड़ा अच्छा मौका है, इसी मौका का फायदा उठा के ना इस श्रीलंका को हम क्या बना लेते हैं, अपना एक तरह से बंधक बना लेते हैं, इकोनॉमिक चीज यूज करके उन्हें डेट ट्रैप में फंसा देते हैं। चाइना ने बहुत कंट्री को फंसाया। आपका एक और एग्जांपल है अपना नालायक पाकिस्तान, वो भी डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। ठीक है, वो भी कुछ दिन बाद ऐसा ही हाल होने वाला है वहां पे भी। थोड़ा दिन रुक जाइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोला हम बनाएंगे, तो आप बोलोगे भाई क्यों बनाएंगे वो लोग जब वायबिलिटी नहीं है? तो वो लोग वायबिलिटी के लिए सोच ही नहीं रहे थे। इसका लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। वो जान रहे थे कि हम पैसा देंगे श्रीलंका को, पैसा लौटा नहीं पाएगा श्रीलंका, और पैसा नहीं लौटा पाएगा तो हम उसको अपना एक तरह से इकोनॉमिक गुलाम बना लेंगे। तो इसके लिए किया। तो याद रखिए एक थियरी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं उसको, जिसमें कि वो भारत को मतलब चारों तरफ से घेर लें। उसके लिए वो एक मतलब डिफरेंट पोर्ट में से वो करने का कोशिश कर रहा है। उसमें से एक हम्बनटोटा पोर्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे भी म्यांमार में ये है, चिटगांव पोर्ट है। ठीक है, और नीचे चारों तरफ से ये घेरने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में यहां पे है। ठीक है, तो ये सब चीज चारों तरफ से घेरने, तो वो उसको पर्पस नहीं था यहां पैसे कमाना, उसको पर्पस था कि भाई इस पोर्ट को किसी तरह हथियार ले। ठीक है, और 2017 में जब सिरिसेना प्रेसिडेंट थे, उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर विक्रम सिंघे थे, और विक्रम सिंघे ने जब लोन नहीं चुका पाया श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो फॉर्मली साइन कर दिया और 99 इयर्स का लीज पे वो पोर्ट दे दिया। किसको? वो पोर्ट दे दिया चाइना को, हैंड ओवर कर दिया कि 19 हम पैसा नहीं चुका पा रहे भाई, 99 ईयर के लिए तुम ले लो। ठीक है, तो अब वो क्या हो गया, श्रीलंका डेवलपमेंट नहीं कर पाया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहा। ठीक है, और तुम्हें जो डेड ट्रैप में फंस गया। ठीक है, ये सब चीज देखते हुए आप देखो उसका सिचुएशन, डेट का सिचुएशन क्या है। ठीक है, टोटल पब्लिक डेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा है, ये यहां तक बढ़ गया होगा। ठीक है, आपको उधर थोड़ा कट गया है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, जिसमें कि 39% जो है मार्केट से बोरो किया है वो। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 14%, जापान से 12%। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है उससे 11%, चाइना से 10% लिया हुआ है, 3% इंडिया से भी लिया है, और उसके अलावा और सब कंट्री से सब मिला के लगभग उन्होंने 11% लिया है। तो चाइना बहुत अच्छे से प्यार से उनको डेट ट्रैप में फंसा लिया। क्यों? उससे पहले सिर्फ जापान ही जो है उसको थोड़ा ज्यादा अधिक पैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत प्यार से उसको फंस गया वो। और आज के डेट में हमने जब स्टार्ट किया वीडियो तो कहा कि उनको जून तक जो देना है
$4 बिलियन सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। पैसा उनके पास $2.3 बिलियन है, जिससे कि एक महीना का सिर्फ इंपोर्ट आएगा। तो भाई इतना पैसा कहां से पेमेंट करेंगे? डिफॉल्ट कर जाएंगे आप तो, और वही होने वाला है। ठीक है, तो हमने जो बताया वो बताया। अब एक लास्ट चीज और इन लोगों ने, नया गवर्नमेंट 2019 में फोन होने के बाद क्या किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, कंप्लीट कंट्री को ऑर्गेनिक फार्मिंग कर देंगे। तो जितने भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते थे सबको क्लोज डाउन कर दिया, एवरीथिंग वाज क्लोज डाउन। तो एम्प्लॉयमेंट और हर चीज तो लॉस हुआ ही, और तुरंत से अचानक से आप कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हो कि जबकि 30-40 साल से आपने फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू किया। ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त बैकफायर किया। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिक में जब आप शिफ्ट करते हैं तो 3 साल तक खर्च भी अधिक आपका होता है। ध्यान रखिएगा, 3 साल तक खर्च भी अधिक होता है और उसका प्रोडक्टिविटी भी उस लेवल का नहीं रहता है। 3 साल बाद जो है खर्च भी बहुत कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी हायर दिखता है। ठीक है, तो लेकिन वो 3 साल कैसे गुजारोगे तुम? 3 साल गुजार नहीं सकते हो। तो 19 में किया तो 20, 21, 22 के एंड के बाद 23 में बढ़िया होता, लेकिन बीच में क्या हो गया? बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके कारण से इकोनॉमी में टूरिस्ट नहीं आए, पूरा खराब। फिर हो गया कोरोना, कोरोना के कारण पूरा डैमेज हो गया। तो ये सब कलेक्टिवली मिलके आज जो आप देख रहे हैं वहां पे जो क्राइसिस है वो हो गया है। तो हमने आपको पूरा बताया। अगर रीजन देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो पहले मैं इमीडिएट रीजन बता देता हूं कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने बताया, टूरिज्म का डाउन बताया, कोरोना के कारण प्राइस का जो रेमिटेंस कम आया, एक्सपोर्ट कम हुआ, वो सब चीज। और नेक्स्ट चीज की वहां पे करप्शन बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, डेवलपमेंट वहां पे हुआ नहीं कुछ भी। ये सब चीज मिलके आज जो सिचुएशन है वही सिचुएशन आया है। और पाकिस्तान भी ज्यादा दिन नहीं लगेगा सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में आएगा। उनका भी ग्राफ और फिगर्स अगर मैं दिखाता तो सेम काइंड ऑफ ग्राफ्स एंड फिगर्स है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट स्टोरी श्रीलंका के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। बड़ा मेहनत लगता है रिसर्च करने में, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।